हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड साइंस का एक आर्टिकल है। Why European Space Agency thinks it's time the moon gets its own time. Now this is going to be a very important article. देखिए, इससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग दें, इसमें से कुछ 4-5 चीज ऐसी हैं जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे, वी वुड रीड इट, वी वुड अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इनमें से याद रखनी है। वेरी सिंपल, आप सुन लेंगे आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए, पहली बातों में इस आर्टिकल को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं और हुआ क्या है। तो देखिए, अगर हम मून की बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ जो आपको पता है, जो मून का एक दिन है, मून का 1 डे इज इक्वल टू 29.5 अर्थ डेज। यानी कि मून का जो एक दिन है वो हमारे अर्थ के एक दिन से काफी बड़ा है, काफी लंबा है। ठीक है, तो अगर हम जो है ह्यूमंस हैं, अगर हम किसी समय ये एस्पायर करते हैं कि हम आने वाले टाइम में मून में जाके सेटल होंगे, या फिर अगर हम कोई भी वहां पे क्रू वहां पे जाना चाहता है, कोई मिशन कंडक्ट करना चाहता है, कुछ दिन वहां रहना चाहता है, इस तरह की चीजें अगर हम सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जो हम कैसे वहां पे अगर एक दिन में क्या 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 हुआ, वो हम कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। जब हम वापस अर्थ आए तो हमने बाकियों को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो सारी चीजें क्या हो, कैसे हम बता पाएंगे कि हमने वहां के एक दिन में कैसे किया। तो हम क्या सोच रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी चाहती है कि मून को अपना टाइम जोन मिल जाए, ताकि जितने भी वहां पे क्रूज जा रहे हैं या जो भी मिशन जा रहे हैं, वो एक दिन में वहां पे क्या क्या काम करते हैं उसको कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी क्या होता है कि अभी जब भी हम मून का जो टाइम कीपिंग है, जो हमारे अर्थ का टाइम कीपिंग सिस्टम है, वैसे ही हम दोनों को एक ही तरह से नापने की कोशिश करते हैं। जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड यूटीसी, जो अर्थ का टाइम कीपिंग सिस्टम है, वैसे उसको भी नापने की कोशिश करते हैं। पर इट इज नॉट सस्टेनेबल, इजंट इट? क्योंकि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमेशा के लिए हम सोचते हैं कि वही रह लेंगे, जस्ट इन केस हाइपोथेटिकल एट द मोमेंट दो, तो हाउ विल इट वर्क? इट्स अनसस्टेनेबल। इसीलिए बेहतर ये है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि मून को खुद का एक टाइम जोन दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्या पता चला, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इससे एसोसिएटेड है, और जो मून का दिन होता है वो काफी बड़ा होता है अर्थ के दिन से। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, और आपको क्या जानना चाहिए, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया यूटीसी। यूटीसी क्या है? इट इज द टाइम स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है टू कीप द टाइम कंसिस्टेंट अराउंड द इंटायर वर्ल्ड। हमारी पूरी अर्थ में टाइम इसी तरह से चलता है, ये उसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब जो यूटीसी है, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम के हिसाब से चलते हैं। जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, हम उस पर निर्धारित करते हैं अपनी 24 आवर क्लॉक सिस्टम को। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम जोन, टाइम, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, मून टू गेट इट्स टाइम, है ना। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमने एक सीजियम का एटम लिया, सीजियम 133 एटम, यही लेते हैं हम एटॉमिक क्लॉक को जब हम समझते हैं, आप जानते हैं। तो हमने सीजियम 133 एटम लिया। दिस इज बेसिक साइंस जो आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ के आए हैं। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब वो एनर्जी गेन करते हैं, ओके, तो वो जंप कर जाते हैं अपने लोअर एनर्जी की ऑर्बिट से हायर एनर्जी की ऑर्बिट में। बेसिक साइंस। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके हायर ऑर्बिट में गया है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में, या तो वो वहां रह सकता है इस नई ऑर्बिट में, या ये वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में, ऑफ कोर्स आफ्टर एमिटिंग सम रेडिएशन, है ना। तो लेकिन आप ये जानते हैं कि जो एनर्जी है, जो सप्लाई होती है, ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि आप समझिए कि कुछ एनर्जी रेडिएट करके वापस आ जाता है अपने पहले वाले ऑर्बिट में। ठीक है, तो एक साइकिल बन जाती है बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। तो अगर हम कहें एक सेकंड क्या होता है, द करंट डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड इज व्हाट?
1 सेकंड में अगर आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि 9 पॉइंट सम बिलियन ऑसिलेशंस होती हैं सीसियम एटम की, yes, this is the international system of units which defines a second. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. Okay, 9 billion oscillations, cesium-133 atom, atomic clock, energy levels. This is the entire thing. This is the entire stuff you will have to remember. तो ये कुछ 2-3 चीजें थी जो आपको याद रखनी है. अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या है जो आपको याद रखना है. अब देखिए, व्हाट टाइम इज इट ऑन द मून. अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, हमें क्या पता कि मून पे क्या समय हो रहा है. ठीक है, कितने बज रहे हैं, 12, 1, 2, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मून का टाइम जोन है क्या. ओके, सिंस द डॉन ऑफ द स्पेस एज द आंसर हैज बीन इट डिपेंड्स, है ना. तो जब से हम स्पेस में अपना ये कार्यक्रम शुरू किया है हमने इसका एक्सप्लोर करना, तो ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो जो लूनर मिशन है दे ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन द टाइम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देम. भारत अगर कोई मिशन वहां भेजेगा तो हम अपनी तरह से उसका टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, अगर यूएस भेजेगा तो अपनी तरह से. तो इट डिपेंड्स. अभी तक तो इसका आंसर यही है कि इट डिपेंड्स. लेकिन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इट थिंक्स द करंट सिस्टम इज अनसस्टेनेबल. ठीक है, तो अगर आपके प्रीलिम्स में केवल इतनी ही एक स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप देखेंगे कि मून को अपना टाइम जोन देने की बात की जा रही है, which space agency is associated with this particular thing. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द आंसर. इस तरह के साइंटिफिक वन लाइनर्स क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट वाई. अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा क्यों सोच रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लूनर एक्सप्लोरेशन होने वाले हैं इस साल में और आने वाले कुछ सालों में. ठीक है, तो इसीलिए एक यूनिवर्सल टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर द मून विल हेल्प स्ट्रीमलाइन कॉन्टैक्ट अमंग द वेरियस एंटिटीज, पब्लिक और प्राइवेट. तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं. रश आवर, तो इसीलिए हम काफी रश में हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है. मैं कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स बोलूंगी, कुछ कुछ यहाँ पे जो मिशन पाइपलाइन में है उनको बोलूंगी. अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि ओरियन दिस है ना, तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट. सोलर मिशन है, लूनर मिशन है ना, सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट लॉन्च मिशन है. तो आपको उसमें से लूनर मिशन को सही मार्क करके आना है. ठीक है, तो जापानीज बिल्ड M1 लूनर लैंडर जो अराइव करेगा मून पे अप्रैल में. फिर उसके बाद एंड ट्राई टू क्या करेगा, इट विल ट्राई टू डिप्लॉय अ UAE बिल्ड रोवर, साथ ही में एक रोबो जो जापान की स्पेस एजेंसी बनाए हैं, और बहुत सारे पेलोड्स को. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद एक अमेरिकन बिल्ड सिलेंड्रिकल रोबो है जिसका नाम है नोवा सी लैंडर. इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च ऑन SpaceX Falcon 9 लैंड ऑन द मून इन जून, है ना. तो आई होप आप इसके रश ऑफ द आवर को समझ रहे हैं कि हमें क्यों बहुत जल्दी टाइम जोन डेवलप करने की जरूरत है मून के लिए, क्योंकि बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे. ओके, तो आपको नोवा सी लैंडर को भी याद रखना है. इट इज एसोसिएटेड टू अ लूनर मिशन. ओके, अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज ऑल्सो contributing to NASA's effort to build the Gateway lunar station. ठीक है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गेटवे लूनर स्टेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे बेसिकली जो फ्यूचर में क्रूज जाएंगी वो वहां पे कुछ समय रह सकती हैं इससे पहले कि वो लूनर सरफेस पे जाके लैंड करें. ठीक है, गेटवे इट्स अ वे स्टेशन टू लूनर सरफेस. ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. लास्ट ईयर चाइना कंप्लीटेड बिल्डिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन. इट हैज प्रीवियसली हिंटेड द चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स वुड बी ऑन द मून बाय 2030. सो अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो ऐसे ही आपको याद रखना है M1 लैंडर, नोवा सी लैंडर, फिर उसके बाद गेटवे लूनर स्टेशन, और एक और प्रोजेक्ट यहाँ लिखा है डनूरी स्पेसक्राफ्ट. तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू lunar missions. Crossed wires, with increased exploration comes the potential for miscommunication. वही, for all interactions to happen smoothly, the mission will need to operate on a standardized time. Precision typekeeping was key to. वही देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हमने अर्थ को नेविगेट करना शुरू किया था तो हमें प्रिसिजन टाइम कीपिंग चाहिए था, राइट. तो अगर हम अब नेविगेट कर रहे हैं between earth and moon, we need some standardized thing here also. Keeping time, many details are yet to be worked out. One of the questions that has to be settled, ESA said, was whether lunar time should be set on the moon or synchronized with the earth. तो यही चीज यहाँ पे क्या है ना कि हम एटॉमिक क्लॉक्स को
नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अर्थ के केस में तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट्स प्रिसाइसली ट्रैक्ड बाय एटॉमिक क्लॉक्स, है ना। बट सिंक्रोनाइजिंग टाइम ऑन द मून इज ट्रिकी बिकॉज क्लॉक्स रन फास्टर। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं दे रन फास्टर देयर, ओके, गेनिंग अराउंड 56 माइक्रोसेकेंड्स और मिलियंस ऑफ अ सेकेंड पर डे। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको समझनी थी और याद रखनी थी। अब देखिए यहाँ पे आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी, बहुत ही आसान ये आर्टिकल है। अगर आप सिर्फ इतना सुन लेते हैं और आप कोई बुकलेट भी नहीं पढ़ते ना, और बहुत कॉमन सेंस अपनी लगाते हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे कोई क्वेश्चन आ जाता है फुल फ्लेज्ड, तो आप बहुत आसानी से एक आंसर लिख के आ सकते हैं। देयर सो मच ऑफ हिस्टोरिकल कनेक्शन, सो मच ऑफ कॉमन सेंस। वो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, हम इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, कॉमनवेल्थ नेशंस, दिस दैट। और क्योंकि इंग्लैंड भी देखिए, अगर आपसे GS2 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करने का एक टॉपिक है, तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करने का क्वेश्चन आ गया, तो जो इंडिया और इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज है, वही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के केस में भी है, क्योंकि हम सेम हेरिटेज से शेयर करते हैं उस तरह की, ओके। तो बहुत सारी कॉमन सेंस आप लगाएंगे। क्रिकेट के बारे में आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट अबाउट करी, है ना। तो वी विल रीड अबाउट। फिर साथ ही में अभी आप जानते हैं कि एडुकेशन में क्या हुआ है कि गिफ्ट सिटी में उनकी 2 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। सो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आपको पता है, यू कैन हैव गुड आंसर रेडी। फिर आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे। पीपल टू पीपल टाइज लिख दीजिए। सो हिस्टोरिकली लिखा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, एडुकेशन लिख दिया, पीपल टू पीपल टाइज लिख दिया, यू हैव some points ready, okay. After a visit to the cricket stadium in Ahmedabad with Prime Minister Narendra Modi, अब देखिए आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट स्टेडियम गए, क्रिकेट मैच देखा उन्होंने अहमदाबाद में। फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया अबाउट द फियर्स बट फ्रेंडली स्पोर्टिंग राइवलरी बिटवीन द टू नेशंस। अब उन्होंने बोला कि एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज जेन्युइन रिस्पेक्ट। हम दोनों क्या कर रहे हैं, ऑन फील्ड हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से क्रिकेट में, ठीक है, लेकिन ऑफ फील्ड क्या है कि हम कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यही चीज इन्होंने ट्वीट की, क्योंकि हम दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करती है। दिस इज अ वेरी फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, ओके। At the heart of this contest is genuine respect, reflecting the affection and friendship between our peoples. On the field, Australia and India are competing to be the best in the world. Off field, we are cooperating to build a better world. Okay? तो और क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपको वही कॉमन सेंस लगाइए, इंडो पैसिफिक कोड, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, दिस दैट, एंड योर आंसर इज रेडी। ऑनेस्टी, कुछ अगर आपको रीसेंट चीजें पता है, कुछ कॉमन सेंस है, तो वही चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिलेंगी। एल्बनीज इज द फर्स्ट लीडर, अब देखिए आप जानते हैं एल्बनीज इज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज कंट्री टू मेक अ बायलैटरल विजिट टू इंडिया सिंस मैल्कम टर्नबुल इन 2017। तो ये 2017 में लास्ट आए थे, ओके। द फर्स्ट इन पर्सन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि आज। अब देखिए जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जैसे प्लूरलिस्टिक वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसीज हैं हम, ओके। वेस्टमिंस्टर क्यों, क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है इट इज वेस्टमिंस्टर सिस्टम, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का ओरिजिन हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है, और इंग्लैंड के मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं क्योंकि उनका पार्लियामेंट वहीं पे है, ठीक है। और हम दोनों की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ नहीं है, दोनों की ही कंट्रीज में वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसीज हैं। कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस हम शेयर करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज एक्सपैंडिंग, इंक्रीजिंग हाई लेवल इंटरेक्शंस, और बहुत सारे कॉमन ट्रेंड्स हैं, जैसे हम भी सेक्युलर नेशन है, वो भी सेक्युलर नेशन है, वो भी मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है, हमारी भी फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ये आप जानते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है दे सर्व एज फाउंडेशन फॉर क्लोजर कोऑपरेशन एंड मल्टीफैसेटेड इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इतना कुछ कॉमन है कि स्वाभाविक है कि आने वाले समय में, और जो आज हम जिस तरह की बॉनहमी देख रहे हैं वो होनी ही थी, बिकॉज द ग्राउंड्स वर ऑलरेडी लेड, ओके। अब देखिए जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ और फिर भारत ने अपनी, आप जानते हैं 1990s में हमने देखा कि सोवियत यूनियन वॉज डिसमेंटल्ड,
राइट। फिर उसके बाद 1991 में हमने क्या देखा, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखा। ओके, सो वी सॉर्ट ऑफ उसके बाद वी ओपनड अप एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर ऑफ कोर्स बाकी नेशंस भी इंटरेस्टेड हो गए कि एक देश खुल रहा है तो लेट्स टॉक, कहाँ ट्रेड हो सकता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और वही समय था जब हम दोनों देशों ने भी एक दूसरे के साथ क्लोजर डेवलपमेंट शुरू की। ओके, क्लोजर कॉपरेशन शुरू किया। द एवर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इन, और आप जानते हैं कि हर साल इंडियन स्टूडेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन, दे आर इंक्रीजिंग, एंड द ग्रोइंग टूरिज्म एंड स्पोर्टिंग लिंक्स। तो आप लिख सकते हैं, आप सॉफ्ट पावर लिख सकते हैं स्पोर्टिंग लिंक्स के एक पॉइंट बना के, फिर उसके बाद आप ग्रोइंग टूरिज्म के बारे में लिख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव गॉट अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग आवर टाइज। With the passage of time, ties evolved in the direction of a strategic relationship. अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर तो आप बिगिनर हैं न्यूज़पेपर रीडिंग में तो आप ये शब्द बहुत जगह पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, ये वैसे इसका जो इस शब्द का ओरिजिन है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता है, कंपनी एथिक्स से आता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है अगर आपका किसी कंपनी के साथ, किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ता होता है तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को कंपेटिटर्स नहीं मानते, आप एक दूसरे को एक दूसरे के कॉपरेटर सॉर्ट ऑफ मानते हैं, कि आप दोनों के शेयर्ड गोल्स हैं, शेयर्ड तरीके हैं। जब शेयर्ड गोल्स हैं तो दोनों क्यों साथ मिलके ना अचीव कर लें उसको, क्यों compete कर रहे हैं। तो अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक दूसरे को अपनाते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि हम, जब हमें पता है कि डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं, हम फ्री इंडो पैसिफिक में बिलीव करते हैं, इस तरह की चीजें हम दोनों की ही सेम है चाहते और गोल्स, तो लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दीज। वी आर नॉट कम्पीटिंग इन नो सेक्टर, आर वी कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर। तो हम दोनों, एक ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली मैं भी ग्रो करूंगी, मैं ग्रो करूंगी तो वो भी ग्रो करेंगे, alongside the existing of economic engagement with greater convergence of views। अब देखिए वही चीज साथ ही में इंटरनेशनल टेररिज्म पे, ओके, काउंटर टेररिज्म मेजर्स पे, साइबर स्पेस में, इन तरह की चीजें हैं जहाँ पे हमारे जो व्यूज हैं, स्टैंड्स हैं, वो बिल्कुल सेम है। और जो शेयर्ड कमिटमेंट है टू अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, इसीलिए तो हम कोड के मेंबर्स हैं। स्ट्रेटेजिक टाइज, अब देखिए 2014 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही विजिटेड इंडिया, ओके, एंड और फिर उसके बाद नवंबर में उसी साल के मिस्टर मोदी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू मेक एन ऑफिशियल विजिट टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर राजीव गांधी इन 1986। तो आप सोचिए 1986 से 2014 में 14 तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फिजिकल विजिट नहीं की थी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सो ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम। और आप ये भी जानते हैं कि मिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू होस्ट और टू sort of address, not host, to address a joint sitting of the Parliament of Australia, and he was applauded for that at the India Australia Leaders Virtual Summit। और फिर उसके बाद आप स्कॉट मॉरिसन के बारे में जानते हैं, ओके, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट हुई पैंडेमिक के समय में जून 2020 में। सो मिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एलिवेटेड द बायलैटरल रिलेशनशिप फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जब हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर तरह के सेक्टर में हमारे शेयर्ड एम्स हैं, हम कहीं भी कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप को नहीं शेयर करते। ओके, एट द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट, फिर उसके बाद जब सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुई 2022 में, मार्च 2022 में, तो बहुत सारी की अनाउंसमेंट्स की गई, जैसे अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ताकि एक्सचेंज ऑफ स्किल्स को फॉस्टर किया जा सके, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ अरेंजमेंट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिकग्निशन। अगर आपका कोई अगर भारतीय अगर कोई नागरिक वहां पढ़ के आ रहा है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी डिग्री को। अगर वो डॉक्टर वहां बन रहा है तो यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन यहाँ आके पढ़ के कुछ जा रहा है, कोई स्किल सीख के जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करेगा उसको, और वहां पे जो अगर भारत से डॉक्टर बन के जा रहा है तो वहां भी प्रैक्टिस कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ हाई लेवल एंगेजमेंट्स। आप जानते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रियल विजिट्स हो रही हैं 2022 और 2023 में।
और उसके बाद रिसेंटली हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर भी आए हुए थे। चाइना फैक्टर, लेकिन जो सच में हमें बाइंड करता है सबसे बड़ा फैक्टर वो है चाइना फैक्टर। जो इंडिया और यूएस को भी बाइंड करता है वो है चाइना फैक्टर। इंडिया जापान को भी बाइंड करता है वो है चाइना फैक्टर। तो इन तरह के देशों में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो चाइना फैक्टर तो लिखना ही है। सो टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना खराब होने शुरू कब हुए? ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते, क्योंकि उससे पहले क्या था, दे वर एक्चुअली ऑन गुड टर्म्स। तो ऐसा क्या बुरा हुआ? तो देखिए, कैनबरा ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में बैन कर दिया हुआवे को, ठीक है, फ्रॉम द 5G नेटवर्क। तो जब हुआवे, आप जानते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है चाइना की, इनको बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोविड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, ठीक है, चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लैब लीक हुआ है वुहान में, जिसकी वजह से पूरे संसार में हमने पैंडेमिक देखा। एंड चाइना शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू इट, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो हो ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 की। तो इसमें कैनबरा ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया यूएस के साथ। और देखिए, ये जो ओरिजिन्स की ट्रेसिंग, डब्ल्यूएचओ को तो भारत ने भी कहा था एक बार इन्वेस्टिगेशन होने में क्या ही हर्ज है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट लेट्स जस्ट जीरो डाउन टू द क्लैरिटी। हमें पता तो हो कि कहाँ हुआ था ओरिजिन कोविड-19 का। ओके, तो हम भी इसके पार्टिसिपेंट थे ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को स्लैम करना शुरू किया, जैसे शिनजियांग में जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, और हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे चाइना। और बार बार ये कहना, और आप जानते हैं कि हांगकांग के केस में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है उनका खुद का है, और कि हांगकांग ऑल्दो डेमोक्रेसी की तरह चलता है, लेकिन चाइना के मेन लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये काफी सारी चीजें चाइना रिस्पॉन्डेड बाय इम्पोजिंग। फिर चाइना तो ऑफ कोर्स देखता तो नहीं रहेगा बैठ के, आपने इतना कुछ कह दिया, आपने हुआवे को बैन कर दिया, आपने लैब लीक थ्योरी में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, आप शिनजियांग पे भी बोल रहे हैं, और हमारी तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है वैसे ही, तो हम सुनेंगे तो नहीं बैठ के, हम आप पे ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे आपके एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है, और साथ ही में आपका और हमारा आज से मिनिस्टीरियल कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद। तो ये हुआ। इंडिया हैज बीन फेसिंग एन एग्रेसिव लेकिन ऑफ कोर्स अब इंडिया क्या है, इंडिया तो यूजुअली कोशिश करता है कि हम किसी के अगेंस्ट कभी खुद को पोजीशन ना करें, ठीक है। अभी रिसेंटली जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्वाड को मिलिट्री ब्लॉक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं, बहुत रिसेंट, ये रसीना डायलॉग के टाइम पे हुआ है, तो मिस्टर जयशंकर ने यही कहा कि देखिए, भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की भी बुराई करे बैठ के। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं। मैं अपने दिमाग को केवल सबकी अच्छाई, किसके लिए हम क्या कर सकते हैं और खुद के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें लगाना चाहता हूँ। व्हेन आई से आई मीन इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बोले कि हम किसके अगेंस्ट हैं, हम किसके लिए हैं, आस्क मी दैट। तो ये चीज, तो इसीलिए हम बेसिकली कहीं पे भी चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पर एक हद तक ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने श्रीलंका में जो युआन वांग 5 एपिसोड देखा था, जब उन्होंने इतनी विसिनिटी में हमारे टेरिटोरियल वाटर्स की अपनी वो वेसल ले आया, वो सर्वेलेंस वेसल थी, वो झूठ था कि नहीं वो एक साइंटिफिक वेसल है एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, पर हमने फिर भी कुछ नहीं कहा फॉर द सेक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो लेकिन तब हमने बोला कि यू शुड हैव डिप्लोमेटिक एटिकेट, यू क्लियरली डोंट हैव दैट। ये चीज पहली बार इंडिया की तरफ से हमने देखा, बिकॉज an aggressive Chinese military is sitting along the border. You can't really be nice to them through and through. There has to come a point जहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। इसीलिए जो न्यू दिल्ली है और कैनबरा है, हम assess कर रहे हैं इस चाइनीज चैलेंज को since 2013 in a speech at the CPR last year. Australian envoy ने क्या कहा? Very important. Listen to me as I read. China's abandonment of hide and bite, its ambition to become the predominant power in the Indo-Pacific, if not beyond. देखिए, आप इंडो-पैसिफिक में तो predominant power बनना चाहते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि आप हर जगह ही बनना चाहते हैं, आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, पर ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बनना चाहते, तो हम कह रहे हैं इंडो पैसिफिक तक आपको सीमित कर देते हैं। और जो आप इकोनॉमिक कोअर्जन, जो डेड ट्रैप डिप्लोमेसी आप अपना रहे हैं, जो राइट, तो इस तरह की जो चीजें हैं, OBOR एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, तो जो आपने श्रीलंका के साथ किया, जो आप सीपेक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ आपने किया,
economic coercion and its desire to recreate the Middle Kingdom where the harmony was hierarchy with China at the top. आपका कहना ये है कि देखिए एक मिडिल किंगडम होगा, ठीक है, जहाँ पे हार्मनी बिल्कुल हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? रीजन में हार्मनी हो सकती है, पर हार्मनी का मतलब ये है कि चाइना को आप मान लें टॉप पे है हायरार्किकल सेटअप में और आप सारे सबॉर्डिनेटेड हैं. दैट्स इट, हार्मनी इज देयर, मानिए, खत्म बात. ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग अदर कंट्रीज टू, लेकिन और आपकी इन्हीं सारी तरह की जो एक्शंस हैं उसकी वजह से ही बाकी कंट्रीज को मजबूरन आपको बैलेंस करना पड़ रहा है और कंस्ट्रेन करना पड़ रहा है. और इंडिया डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज में, बैलेंसिंग में भी और कंस्ट्रेनिंग में भी. यू विल हैव टू बी बैलेंस्ड आउट, यू विल हैव टू बी कंटेन्ड. वाइड कॉपरेशन, अब देख लिया आपके बिल्कुल जो मेंस का आंसर है उसमें क्या पॉइंटर्स हैं जो आप लिखेंगे. इकोनॉमिक कॉपरेशन वेरी इजी, यहाँ पे आप जानते हैं एक्टा साइन किया है हमने, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जो फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत ने साइन किया एक डेवलप्ड नेशन के साथ. यूके के साथ कोई हमारा अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, जबकि दीपावली को होना था पर नहीं हुआ. यूएस के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं लेकिन कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है. तो आप ये जानते हैं ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो इंडिया ने एक डेवलप्ड नेशन के साथ साइन किया था इन अ डेकेड. ओके, एंटर्ड इनटू फोर्स, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन दिसंबर 2022. और इससे क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होता है तो मतलब फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो सकता है. तो कहीं तरह के एक्सपोर्ट्स पे आप जीरो ड्यूटी लगाएंगे, कहीं तरह के आपके एक्सपोर्ट्स पे हम जीरो ड्यूटी लगाएंगे. तो इसमें भी वही हुआ, हमने जीरो ड्यूटी लगाई है और 96% ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है जीरो ड्यूटी और 96% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स, और हमने 85% उनके एक्सपोर्ट्स पे. बायलेटरल ट्रेड अगर हम देखें वैल्यू टर्म्स में, 2021 में इट वाज $27.5 बिलियन, लेकिन हम एक्टा क्योंकि अब हमने साइन कर लिया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 5 साल में $50 बिलियन तक तो हम पहुंच ही जाएंगे. पीपल टू पीपल टाइज, अब आप जानते हैं इंडिया इज वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया. अगर हम 2021 के सेंसस के हिसाब से इंफॉर्मेशन देखें तो 9.7 लाख पीपल इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्टेड देयर एंसेस्ट्री एज इंडियन ओरिजिन. 9.76 लाख इज ह्यूज. ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ओवरसीज बॉर्न रेजिडेंट्स हैं. और आप ये भी जानते हैं जब आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सेलिब्रेट कर रहा था, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इल्यूमिनेट किया था अपनी 40 बिल्डिंग्स को पूरी कंट्री में, फॉर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव. ठीक है, तो और साथ ही में उन्होंने एक पर्सनल वीडियो मैसेज भी भेजा था एल्बनीज ने. फिर हम देखते हैं एडुकेशन. एडुकेशन तो अभी रिसेंटली हमने देखा द मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, MREQ, which was signed on March 2 this year. This will facilitate mobility of students between India and Australia. साथ ही में बहुत recent, अगर एडुकेशन का आप एक पॉइंट बनाते हैं और उसमें आप लिख देते हैं कि गिफ्ट सिटी में जो डेक्कन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong आ रहे हैं अपने कैंपसेस लेके, बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा. ऑफ कोर्स उसके बिना पॉइंट ही इनकम्प्लीट है. मोर देन 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन डिग्रीज इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, मेकिंग इंडियन स्टूडेंट्स द सेकेंड लार्जेस्ट कोहॉर्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया. अब देखते हैं डिफेंस कॉपरेशन, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एलिमेंट है. क्योंकि डिफेंस कॉपरेशन अभी जैसे मिस्टर एल्बनीज ने भी कहा, जब वो INS विक्रांत उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का रिश्ता आज हमारा है वो कभी भी नहीं हुआ था स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का, हिस्ट्री में भी नहीं. और साथ ही में हम 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी होल्ड करते हैं जैसे सितंबर 2021 में किया था. ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ लिखी है. द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन जून 2020 और एंड 2 मिलिट्रीज हेल्ड सेवरल. अब मालाबार एक्सरसाइज, अगर आप डिफेंस कॉपरेशन के बारे में लिख रहे हैं तो मालाबार हमने फाइनली अग्री कर लिया है कि ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट ले सकता है मालाबार एक्सरसाइज में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन से चाइना को बहुत दिक्कत थी. ठीक है, तो अगर क्योंकि चाइना को लगता है मिलिट्री ब्लॉक है, इट इज एशियन नेटो, है ना. तो जब आपने जिस कंट्री ने हुआवे बैन कर दिया, फिर इतना कुछ हो गया, तो फिर आप उस कंट्री को अगर पार्टिसिपेट करने दोगे. इंडिया ने बहुत हद तक वेट किया पर आपने गलवान क्लैश कर दिया, उसके बाद एक के बाद आप कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं. तो हमने भी बोल दिया कि इंडिया के ही वैसी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं इंक्लूड किया था मालाबार एक्सरसाइज में, लेकिन अब फाइनली इंडिया ने कह दिया है कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी होगा. ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल में इंडिया वुड ज्वाइन Talisman Saber exercises of Australia. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे द हिंदू के आर्टिकल के साथ.
और साथ ही में क्लीन एनर्जी। अब देखिए, अगर आपको याद हो, अगर आप ये वीडियोस फॉलो करते हैं काफी सिंसियरली और रेगुलरली, आप सुनते ही है ना, सो आई सॉर्ट ऑफ रिपीट थिंग्स सो मच इन दैट टू इन अ वेरी इजी मैनर कि आपको याद रहेंगी चीजें। तो आपको याद होगा जब हमने लिथियम फाइंड आउट लिथियम रिजर्व जो हमें मिला है जम्मू कश्मीर में, है ना, तो उसमें मैंने आपको जब पूरा आर्टिकल डिस्कस करके बताया था कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बोलीविया, है ना, अर्जेंटीना, ये कंट्रीज हैं जिसमें लिथियम रिजर्व बहुत ज्यादा है। अभी तो हमारा इंफर्ड कैटेगरी में मिला है, कंफर्म्ड कैटेगरी भी नहीं है कि हमारा क्या साइज है लिथियम का, क्या ग्रेड है एंड ऑल ऑफ दैट। पर अभी तो हमें कुछ समय के लिए तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा चाइना, ऑस्ट्रेलिया से। तो इससे क्या है, अगर हम क्लीन एनर्जी, जितनी ज्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे इकोनॉमीज, उतना ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ेगी, और क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम आता है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना क्रिटिकल है हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, एटलीस्ट अभी तो है, इमीडिएट फ्यूचर में। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी है, द कंट्री साइंड। और साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी सॉर्ट ऑफ इंक्लूडेड देम, और यही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। अब देखिए, कुछ आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC absolutely loves to talk about Aadhaar. They absolutely love to know whether you know everything and anything about Aadhaar. Aadhaar is required for getting money out of Consolidated Fund of India. Aadhaar is required for getting subsidies, this cylinder subsidies, insurance, this, that. दे लव इट। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या है कि अगर मार्च 31 तक की कुछ डेडलाइन है पैन और आधार को लिंक करने की, तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किसको करना है, किसको नहीं करना, किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए नहीं है। यही एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने कहा है सारे टैक्स पेयर्स को कि देखिए, आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को, पैन को लिंक कर दीजिए आधार के साथ। अगर आपने भी नहीं किया है तो आप भी करवा लीजिए। ठीक है, बाय मार्च 31 2023 अगर आप नहीं कंप्लाई करेंगे इस ऑर्डर के साथ, तो मतलब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अप्रैल 1 2023 से। साथ ही में जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने भी कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेबी, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, ETF, ये सारी चीजें काफी न्यूज में है, हिंडनबर्ग, अडानी। सो यू मस्ट नो कि सेबी ने भी वेंसडे को डायरेक्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स को कि देखिए, आप अपना पैन जो है आधार के साथ लिंक कर दीजिए इस मंथ के एंड तक, यानी कि 31 मार्च तक ही, अगर आप ट्रांजैक्शंस करना कंटिन्यू करना चाहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता आपसे प्रीलिम्स में यही पूछ लिया जाए, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। ठीक है, या फिर आपके मेंस में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आधार, क्यों बार बार आधार को बोला जाता है कि वोटर ID के साथ लिंक कर लो, पैन के साथ लिंक कर लो, है ना, वाई, क्या होता है इससे? इससे होता है डी डुप्लीकेशन। ओके, के डी डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ देखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार आफ्टर इट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि एक ही इंसान को मल्टीपल पैन मिले हुए थे, या फिर एक ही पैन मल्टीपल लोगों को मिले हुए थे, और आइदर वेज इट इज रॉन्ग। ओके, इससे हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो पता ही नहीं चल रही कि अच्छा कितना, कैसे टैक्स एवेजन हो सकता है इससे सीधा सीधा। तो इसीलिए वी वांट टू डी डुप्लीकेट ना मिले हो एक ही बंदे को इतने सारे पैन मिले हुए हैं। ठीक है, तो टू हैव अ रोबस्ट वे ऑफ deduplication of PAN database, it was made mandatory for a taxpayer who is eligible to obtain Aadhaar to quote his Aadhaar in the application form. ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है। अब किस किस को लिंक करना है, अब जो सर्कुलर निकाला गया है मार्च 2022 में CBDT द्वारा, उनका ये कहना है, इनकम टैक्स एक्ट मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन जिसको एक पैन दिया गया है एज ऑन जुलाई 1 2017, क्योंकि उसके बाद तो हो ही रहा है लिंक, उसके बाद तो पैन बनाने के लिए बहुत लोगों का फिर आधार ही लिया गया है। ठीक है, सो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इट्स सॉर्ट ऑफ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके पास पैन एग्जिस्ट करता है एज ऑफ जुलाई 1 2017, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, तो आपको अपना आधार नंबर बताना पड़ेगा ताकि आपका आधार और पैन लिंक हो सके। ओके, तो वही चीज, अब किसको पैन के साथ नहीं आधार को लिंक करना, कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए कंपलसरी नहीं है।
जो भी इंसान 80 ईयर्स और अबव एज के हैं, अगर आपके पेपर में लिखा हो 60 to 65 ईयर्स एंड अबव एज, रॉन्ग। ओके, 80 ईयर्स एंड अबव। और कोई अगर नॉन रेजिडेंट है आईटी एक्ट की डेफिनेशन के तहत, या फिर कोई पर्सन जो है सिटीजन ही नहीं है इंडिया का, तो उनको भी लिंक नहीं करना, ठीक है। What will happen if PAN, क्योंकि मतलब हो ही कैसे सकता है, वेरी कॉमन सेंसिकल। What will happen if PAN is not linked with आधार? अच्छा, फिर क्या होगा अगर PAN नहीं लिंक किया गया आधार के साथ? वही होगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। CBDT has said that for those who fail to link their PAN with Aadhaar, the PAN will become inoperative. Exactly. In such a case, the person will not be able to furnish, intimate, or quote his or her PAN and shall be liable to the consequences. Okay. तो सबसे पहले तो वही चीज लिखी है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, है ना, बिकॉज आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो गया, और इनऑपरेटिव पैन को मेंशन करके तो आप डेफिनेटली नहीं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो प्रोसेस नहीं होंगी, आपके पेंडिंग रिफंड्स जो हैं वो नहीं इशू होंगे, ठीक है। और जो आपकी ये सही, यही सारी चीजें जो आप समझ रहे हैं वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आपसे टैक्स और लिया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद भी अब देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप बैंक्स के थ्रू बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस तो पैन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट KYC क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए तो फिर आप कोई ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी नहीं कर पाएंगे। एंड वाई हैज सेबी मेड इट मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टर्स? तो वही लिखा है कि इतना जो भी ये सिक्योरिटीज मार्केट में वॉट एवर इज ऑपरेटिंग, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डीडुप्लीकेटेड ऑल्सो। हाउ टू लिंक पैन विद आधार? कुछ नहीं, आप लिंक अगर करना चाहते हैं अपने पैन और आधार को, आप लिंक आधार ऑप्शन पे जाइए जो incometax.gov.in पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए हमें एक एडिटोरियल डिस्कस करना है इंडियन एक्सप्रेस का ही, वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग फ्रॉम पुअर गिविंग टू रिच। से इफ समबडी आस्क यू, क्योंकि देखिए OPS और NPS में जो डिफरेंस है वो हम अपने विजन IAS की मैगजीन में भी देख चुके हैं, बहुत बार हम न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में भी देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन हमें कुछ अलग तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, ओके। तो देखिए मोस्ट गवर्नमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द आइडियोलॉजी, आप जानते हैं सरकार क्या करती है, किसी भी आइडियोलॉजी के जो लोग आते हैं सरकार में, लेकिन जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हैं दे आर द कोर थिंग ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा DPSP भी कहता है कि वेल्थ को रिच से लिया जाए और पुअर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिफरेंट डिग्रीज में, यही करती है हर सरकार, है ना। तो इसीलिए ये जो ऑथर है ये कहते हैं कि मैं ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है इस केस को, इस पर्टिकुलर चीज को इसीलिए सबसे ज्यादा पजलिंग मानता हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल उल्टा ही कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कैसे, फॉर द अनइनिशिएटेड, ओके। तो आप जानते हैं कि OPS इज अ पे एज यू गो स्कीम वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आप जब रिटायर हुए तो आपकी उससे पहले जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% आपको मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। तो सारा जो बर्डन आता है वो टैक्स पेयर्स पे आता है तो ये जनरेशनल इक्विटी के भी खिलाफ है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो फिस्कल बर्डन आएगा वो तो खैर आएगा ही। तो पे एज यू गो स्कीम में क्या है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर यूज्ड टू फंड द पेंशन लायबिलिटीज ऑफ पास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यही होता है OPS में, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे जो पैसा आ रहा है, इस जगह इस तरह से लिखा हुआ है, पर जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे पैसा जो आ रहा है वो पिछले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह चुके हैं उनको पेंशन में लगाया जाता है। लेकिन जो NPS है जिसे हम न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, ठीक है, जो NDA सरकार द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में, लेकिन 2004 से इट केम इनटू फोर्स, ये है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि हर महीने कुछ अपनी सैलरी का जो पार्ट है आपने अलग रखना है, और फिर उतना ही जो पार्ट आपने रखा है ऑलमोस्ट उतना ही सरकार भी अपनी तरफ से डालती है, और फिर वो आपके फंड में जाता है, और फिर जब आप रिटायर कर जाते हैं उसी से आपको मंथली पेंशन आती है, ठीक है। यही होता है NPS में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं टैक्स पेयर्स पे बर्डन नहीं है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की दिक्कत नहीं आ रही है, फिस्कल बर्डन नहीं है क्योंकि आपने खुद ने रखा हुआ है साइड पे, है ना। यू गेट माय पॉइंट राइट। तो वही थी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि
डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कह सकते हैं ओपीएस को, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम कह सकते हैं एनपीएस को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, इन ओपीएस द एम्प्लॉयज आर गारंटीड, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन द वास्टली डिफरेंट फिजिकल इम्प्लीकेशंस, वही चीज़। तो ये तो बहुत कोई रॉकेट साइंस है नहीं है कि फिजिकल इम्प्लीकेशन, टैक्स बर्डन दोनों पॉलिसीज में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। और साथ ही में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारतीय नागरिकों की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इन द सेंस कि आप जब रिटायर हुए मे बी आप उसके 40 साल तक जी रहे हैं, ओके। वेल दैट्स क्वाइट अ बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन, पर ऑफ कोर्स 20-30 साल तो जीते ही हैं, है ना। तो यू नो ऑफ कोर्स बहुत सिनिकल लग सकता है, बट स्टिल अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो इतने समय के लिए इतना तो शायद आपने कंट्रीब्यूट भी नहीं किया होगा जितना आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, और फिर उसमें हम ओपीएस ले आए इसके साथ साथ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फिजिकली यू नो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। कैन बी सस्टेनेबल इज बाय आफ्टर, ओके, and therefore its associated inefficiencies. Okay, what is written here? With the rising lifespans, the only way the OPS can be made sustainable. अच्छा, क्योंकि अब rising life expectancy हो रही है और हमें OPS को ही sustainable बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब OPS ही लेके आनी है, यही हो रहा है ना। बहुत सारे पोल कैंपेन्स में प्रॉमिस किया जा रहा है, तो फिर कैसे हो पाएगा, हो तो पाएगा ही, तभी तो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये कैसे करोगे आप, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लेके आओगे, क्योंकि जो अभी वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे टैक्स लेके तो आगे वाले पुराने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देने, तो आप और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लेके आएंगे। तो ये ऑथर कहते हैं कि और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आती है इनएफिशिएंसी, जहाँ प्राइवेटाइजेशन एफिशिएंसी लेके आता है, ये इनएफिशिएंसी लेके आता है। या फिर चलिए ये भी आप नहीं मानते, तो उनका कहना है ये तो मानते होंगे कि बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो fiscal burden. Okay, how this will play out is obvious. States' finances will be crippled under the pension burden. अब देखिए, एक आरबीआई द्वारा रिसेंटली रिपोर्ट निकाली गई थी जो हमने डिस्कस की थी नवंबर 2022, जहाँ पे हमें पता चला कि क्या डिटेल्ड ब्रेक डाउन है स्टेट्स एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन। स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है कितना पेंशन में जा रहा है, राजस्थान जो सबसे पहले वो ओपीएस में मूव किए, उनका जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है पेंशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू, इट्स 28%। उनके टैक्स रेवेन्यू का 28% पेंशन पे जाता है, ठीक है, ऑलरेडी। ओपीएस से तो क्या होगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम महाराष्ट्र के केस में देखें, महाराष्ट्र में भी तो खैर सरकार ने आप कह सकते हैं एक तरीके से अप्रूवल दिया है, कुछ नहीं बोला उनसे जब पूछा गया शिंदे जी से कि आप क्या लोग मांग रहे हैं ओपीएस, तो आप देंगे कि नहीं देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहते हो सकता है, वी विल टॉक एंड ऑल ऑफ दैट। डिनाई किया जा सकता था, पर खैर। लेकिन महाराष्ट्र में 14% है, गुजरात में 15% है। Eventually, when the states hit the borrowing constraints, they will end up having to cut down on expenses. फिर देखिए क्या होता है कि शायद शॉर्ट टर्म में हो जाए पॉसिबल, क्योंकि अभी क्या है फिजिकल सिचुएशन ठीक है, ऑथर का ऐसा कहना है, ठीक है। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, जो आपके अच्छे एक्सपेंसेस है ना, जो आपका रेवेन्यू जहाँ पे जा रहा है, जैसे हेल्थ पे, एडुकेशन पे, डिफेंस पे मे बी, या फिर केपेक्स पे, है ना, तो फिर आप वहाँ से कट करना शुरू करोगे, कहीं से तो पैसा लाना ही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लूजर्स क्या हुए इसमें, जो यहाँ पे जिनको हेल्थ बेनिफिट मिल रहा था या एडुकेशन बेनिफिट मिल रहा था, पुअर पीपल, okay, so they would be denied basic services and support from the state. The winners will be the minority of wealthy government employees इनका है कहना है, we very well know they are very wealthy. तो क्या हुआ, रिवर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सपोर्टर्स ऑफ ओपीएस माइट साइट द रीसेंट, अब देखिए क्या है कि ओपीएस को सपोर्ट करते हैं, इनका जो कहना है ये थोड़ा पॉलिटिकल भी हो सकता है, यू माइट अग्री और नॉट, पर इनका ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी तो रिच को सॉर्ट ऑफ सब्सिडाइज करने वाली ही बात है, तो वो काउंटर एग्जाम्पल देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स का। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम सिर्फ एक इन प्रिंसिपल रैशनल देखें कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का, क्या है कि इससे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्पर होगी, राइट, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होगी तो बहुत सारे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो ऑफकोर्स टैक्स कलेक्शन तो इंप्रूव होगा ही, एटलीस्ट इन थियोरी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, है ना। तो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने से और टैक्स कलेक्शन हो रही है इन थ्योरी एटलीस्ट, ओके। पर आप खुद सोचिए ओपीएस को लाने से क्या हो रहा है, मतलब ओपीएस को लाने से तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा। और वुड दैट बी ओके इफ द गवर्नमेंट वर टू स्टॉप अ स्कीम लाइक आयुष्मान भारत, और हम इनको रिचेस्ट पीपल जो हैं कंट्री के उसको फंड करने में लगा दें आयुष्मान भारत की जगह,
Make no mistake, the retiring government employees are among the top 5% of income earners in India. Finally, the sixth, और साथ ही में आप ये भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला एक डायमेंशन जरूर लिखिएगा, फिजिकल बर्डन वाला डायमेंशन, टैक्स पेयर्स, इंटरजनरेशनल इक्विटी, ये सारे पॉइंट जरूर लिखिएगा. एक और जो डायमेंशन है जो आप जरूर मेंशन कीजिएगा वो ये है कि अब ना जो सैलरीज हैं वही बहुत ज्यादा है ना. अभी 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन उससे पहले है ना. तो इससे क्या हुआ है, जो रिवाइज्ड सैलरीज हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, दे हैव गॉन अपवर्ड्स, राइट. तो ओपीएस अगर आ जाएगा तो ओपीएस में क्या होगा कि आपको लास्ट ड्रॉन की 50% पेंशन देनी पड़ेगी मंथली. तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जब ज्यादा है तो उसका 50% ज्यादा ही होगा. तो यहाँ पे भी बर्डन आ जाएगा, विच इज एक्चुअली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स. इट इज वॉट द ऑथर सेज. दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट. दे आर ओके. तो उनका ये कहना है कि लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अगर इतनी ओपनली एडवोकेट कर रहे हैं, है ना, रिच गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट करना और पुअर को डिनाई करना राइट टू अ बेटर मटीरियल लाइफ, तो कैसे हो पा रहा है ये. मतलब टेरिबल इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन पॉलिटिकली फिर कैसे उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है, यू नो, ऑल ऑफ दैट. तो ये चीज़, तो इन्होंने कहा है कि मैं एक दो एक्सप्लेनेशन जो सोच सकता हूँ वो ये है. The benign explanation is that freebies are not mutually exclusive. Parties desperate to win elections are promising everything to everyone. तो इनका ये कहना है कि देखिए जो freebies होती है ना, जो रेवड़ी कल्चर है, एज यू नो आर प्राइम मिनिस्टर वुड से, तो उनका क्या होता है, फ्रीबीज तो सबको देनी पड़ती है ना. मतलब ऐसा सुनिए हम अमीरों को हरास करना शुरू हो जाएंगे, ऐसे तो फिर कोई अमीर बनना ही नहीं चाहेगा. तो सबको वी हैव टू प्रॉमिस एवरी, यू नो, समथिंग टू एवरीवन. Everybody should get something. So this OPS for rich employees, good, you know, better health, educational facilities for poor lot, and you know, all of that. We're promising everything to everybody. What's the harm? It cannot be mutually exclusive. So in the short run, you may fulfill this promise on every front, but you know, finally जब आपको लगेगा कि अब स्थिति गड़बड़ा रही है तो आपको अपने अच्छी चीज़ों पे, डिफेंस, हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर तो नहीं जा सकता. एक बारी कुछ आ गया ना, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है. इफ़ द करंट डिस्पेंसेशन एट द सेंटर इज री इलेक्टेड, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है. बाकी थोड़ा सा रूलिंग गवर्नमेंट जो है सेंटर, उनके बारे में कुछ लिखा है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. In Assam, a clean village contest, winner gets a 1 kilometer concrete road. Very important. आप पता है इसको अपने ethics के पेपर में लिख सकते हैं. आप इस तरह के competitions को अपने essay में inculcate कर सकते हैं, या फिर आप अपने GS1, GS3 में भी लिख सकते हैं. तो आप rationale समझने की कोशिश कीजिए कि competition क्या कर सकता है, cleanliness को लेके आ सकता है और कैसे. अब देखिए यहाँ पे एक इंटर विलेज टी गार्डन क्लेanलीनेस कंपटीशन लाया गया है असम में. ठीक है, असम की एक असेंबली में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ठीक है, तो इस कंपटीशन में क्या होगा, 18 जजेस भी हैं जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे हैं, जज करेंगे. ठीक है, कितनी क्लेanलीनेस हुई है कि नहीं. They would visit the villages, rank them on the cleanliness parameters, है ना, और फिर सबमिट करेंगे रिजल्ट्स को किसको, एक लोकल एमएलए जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है ये आइडिया. ठीक है, इस कंपटीशन का नाम है इंटर विलेज टी गार्डन क्लेanलीनेस कंपटीशन. ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू क्लीन योर विलेजेस. तो सबसे ज्यादा क्लीन जो विलेजेस होंगे, जैसे आपने देखा कि पाइल्ड गार्बेज, जो लेगेसी गार्बेज पाइल्स थे वो क्लियर हो गए, है ना. तो ये सारी चीजें, इससे पता चलता है कि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट क्या कर सकती है. ठीक है, तो फिर जो सबसे ज्यादा जो विनिंग विलेज होगा, है ना, उसको मिलेगी एक 1 किलोमीटर ऑफ कॉन्क्रीट रोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर स्कूल तक अपने रोज जा रहे हैं, रोज, है ना, तो वो मडी हो जाता है काफी रेनी सीजन में, फिर गंदे होके घर आते हैं, वैसे भी इतनी डिफिकल्टीज हो जाती है. जो कंक्रीट रोड होगा उसमें कुछ नहीं होगा. तो ये एक इंसेंटिव है. ठीक है, सेकंड प्राइज में क्या होता है, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा अगर आप सेकंड आते हैं, वर्थ ₹10 लाख. थर्ड प्राइज है वर्थ ₹8 लाख. फोर्थ प्राइज है 5 लाख. फिफ्थ प्राइज है 3 लाख. ठीक है, कोई डेवलपमेंट की जाएगी इससे. तो यू अंडरस्टैंड राइट, कैसे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना. यू विन, और आप एक दूसरे से compete कीजिए, और कैसे competition जो है it leads to growth. MPs comment on parliament on foreign soil cannot be ignored. VP, अब देखिए ये इनका पक्ष है, हम ये भी पढ़ेंगे, और हम ऑपोजिशन का इस पे क्या कहना है वो भी पढ़ेंगे. ओके, आपका क्या ओपिनियन है
वो आप फ्रेम कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है वीपी जब चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं या फिर पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट, इस तरह का कोई आ सकता है। क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ही हैज़ बिन इन न्यूज़ एवर सिंस ही हैज़ बिकम द वीपी, है ना, फॉर सम रीजन और दी अदर। जैसे अभी फ्री स्पीच के केस में हमने देखा कि जब उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन और राहुल गांधी की बहुत सारी स्पीचेस को एक्सपांड किया, फिर उसके बाद हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनके पार्ट पे देख रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने राज्यसभा की जो कमिटीज थी उसमें उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को इंक्लूड कर दिया। तो जो 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 फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं बहुत सारे राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी नहीं है इस चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत सही तो कुछ नहीं है, पर इसकी नीड नहीं थी कोई, है ना। कि उनका ये कहना है कि मुझे हर चीज़ जाननी है, क्या कमेटी में बातचीत हो रही है, होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही, रीसेंट इवेंट्स हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है क्या नहीं है वो फर्क भी नहीं पड़ता, आपको ये पॉइंट्स तो तब भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, एंड और आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि इन्होंने क्यों कहा है। दिस इज ऑफ कोर्स इन रेफरेंस टू मिस्टर गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट ही हैज बीन सेइंग, वेयर ही रियली इज एट द मोमेंट, ओके। और जो आप जानते ही हैं यूट्यूब और इधर उधर पता चल ही जाता है कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए जगदीप धनखड़ जी का ये कहना है कि डेनिग्रेटिंग कमेंट्स मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट की जो प्रेस्टीज है ना। तो आप जब प्रिविलेजेस पढ़ते हैं, तो जो प्रिविलेजेस हैं वो 3 कैटेगरीज की होती हैं। तो पूरे हाउस की कुछ प्रिविलेजेस हैं, फिर उसके बाद मेंबर्स की कुछ प्रिविलेजेस हैं, फिर उसके बाद कमिटीज़ की कुछ प्रिविलेज हैं। तो जब हम हाउस की प्रिविलेज की कोई बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में चीज़ें सही नहीं हो रही, अगर मैं जगदीप धनखड़ जी का पॉइंट रख रही हूँ, अपना नहीं, सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। अब ये शब्द ध्यान नहीं लिखा, लेकिन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यही समझना, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यही समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हाउस की जो गरिमा है उसको अगर आप ठेस पहुंचाते हैं बाहर उनके बारे में कुछ बोल के, हाउस के बारे में, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। तो वही यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो डेनिग्रेटिंग कमेंट्स आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किए हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, दैट टू ऑन फॉरेन सॉइल, इट कैन नॉट बी कंडोन। मैं कंडोन नहीं कर सकता इस चीज़ को, ओके। खैर ये कैसे कंडोन करेंगे, मतलब ओके फाइन, मतलब ये तो वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, खैर ओके। वाइल द वर्ल्ड इज अपलोडिंग, ओके। तो इनका ये कहना है कि जब पूरा संसार हमारे हिस्टोरिक अकम्पलिशमेंट्स को, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एयर इंडिया providing employment opportunities to the so-called developed nations like US, UK, France, है ना, everybody celebrating India at that juncture, है ना। हमारी जब डेमोक्रेसी को, रेजिलियंस को, वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कुछ हैं हमारे में से पार्लियामेंटेरियंस, इनका ये कहना है they are engaged in the thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. How can we justify such wanton orchestration of a factually untenable narrative? Okay, तो he said that if he observed silence, तो इनका ये कहना है कि अगर मैं इस पे नहीं बोलता, इस मिस एडवेंचर पे, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की गलत साइड पे खुद को पाता। The vice president was speaking at the launch of a book on the मुंडक उपनिषद। अब देखिए जो कांग्रेस, खैर कि बहुत ही आयरॉनिकल है कि जो कांग्रेस लीडर है, उनकी जो बुक है, करण सिंह जी, उनकी इनॉग्रेशन पे उन्होंने ये अपनी तरफ से एड्रेस दिया है वीपी ने। सो मिस्टर धनखड़ आस्क्ड हाउ कैन आई सैंक्टिफाई अ स्टेटमेंट दैट माइक्स, तो इनका कहना है कि मैं कैसे मतलब उसको कंडोन कर दूँ इस स्टेटमेंट को कि माइक्स ऑफ हो जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, आप कह कैसे सकते हो ऐसे, ठीक है। तो कहते कि अगर भारत में ऐसा कभी हुआ है, क्लोज वी केम क्लोज टू दिस फेट वाज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना, और फाइनली हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं, हम वी हैव मैच्योर्ड एवर सिंस देन। So there is full freedom of expression in India and no democracy in the world can rival that, he underlined. No political strategy or partisan stance can justify compromising our nationalism. तो उन्होंने nationalism का सवाल उठा दिया यहाँ पे कि nationalism के खिलाफ है और हमारी democratic values के खिलाफ है, okay. We cannot allow such a narrative to gain momentum by those elements who wish to pose hurdles to our rising growth. Okay, you might agree, you might not agree, and I will not get into that. But it is important for you to actually agree to some elements, to disagree with certain elements,
ग्रे एरिया ही होता है सब कुछ, ठीक है। राज्यसभा चेयरपर्सन मस्ट नॉट बी चीयर लीडर फॉर रूलिंग डिस्पेंसेशन कांग्रेस। तो इनका ये क्या कहना है, क्योंकि जयराम रमेश जी जो है ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ राज्यसभा कमिटीज। तो जब यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली अपना पर्सनल स्टाफ इंक्लूड कर दिया 20 कमिटीज ने, 8 मेंबर्स हैं ना उनके पर्सनल स्टाफ के, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने सबके साथ कंसल्ट किया था कमिटीज के चेयरपर्सन वगैरह के साथ, और फिर ही किया। तो जयराम रमेश जी ने कहा कि मैं हूँ एक चेयरपर्सन एंड आई कैन से दिस कैटेगोरिकली, मेरे से तो नहीं कंसल्ट किया गया, फिर किससे कंसल्ट किया है। तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बट लेट्स सी इस पे क्या जवाब दिया इन्होंने। Strongly objecting to comments of Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankhar about an MP tarnishing India's image on foreign soil. The Congress on Thursday said certain offences, certain offices. तो इनका ये कहना है कि देखिए कुछ offices ऐसे होते हैं जो partisan politics से जिनको ऊपर उठना पड़ता है। Of course देखिए आप, इनका ये कहना है कि एक political party के साथ जुड़े होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी इस तरह के गवर्नर, वो मोस्टली एक पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं, है ना, स्पीकर भी। तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टी प्रेम है वो तो रहता ही है, या फिर जो आपने इतने सालों का पॉलिटिकल जो कल्चर है आपका, तो कहीं ना कहीं तो आपके यार उसमें इम्बाइब्ड है। पर जब आप इस तरह का ऑफिस अपनाते हैं, दैट हैज टू गो। ओके, ये इन्होंने कहा है। ओके, said certain offices need to be above partisan politics and cannot be a cheerleader। तो आप अपने रूलिंग डिस्पेंसेशन का cheerleader नहीं हो सकते। इनका ये कहना है the office of vice president of India and office on which constitution bestows the additional responsibility of being the chair of the Rajya Sabha। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है। एंड उनका ये कहना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सरकार की डिफेंस में फटाफट से आ गए, एंड विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड टू बी एट आर्म्स लेंथ। आपको अपनी पार्टी से आर्म्स लेंथ पे रहना चाहिए, और दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और साथ ही में ये भी आप जानते हैं कि 12 MPs के खिलाफ, ऑपोजिशन MPs के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस भी इशू किए गए हैं। ओके, जो सप्रेस कर रहे थे बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ देयर वॉइसेस इन पार्लियामेंट। ओके, तो उनके खिलाफ हमने ये भी देखा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस भी देखे। चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव बीन ब्लैक्ड आउट, रेडेड एंड इंटिमिडेटेड टू द पॉइंट दैट ओनली वॉइस दैट इज कैरिड आउट इज दैट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब ये चीज़ यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल आपको समझाने के लिए रखा था, ठीक है। द चेयरमैन हाउएवर इज एन एम्पायर। अगर आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस में ये स्टेटमेंट आती है इन्वर्टेड कॉमास में, ओके, कोट एंड कोट, द चेयरमैन इज एन एम्पायर, अ रेफरी, a friend, philosopher and guide to all. He cannot be a cheerleader for any ruling dispensation। तो आपको अगर इसको इलेबोरेट, ऑफ कोर्स चीयर लीडर वाला शायद ध्यान ना लिखे, पर ये पहली स्टेट में तो सही है, ये लिख सकते हैं। तो आपको उस पर आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक्स ऑफिशियो बेसिकली बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और एंड ऑल दैट। और उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए संविधान ने क्या कहा है कि उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, एंड स्टफ ऑफ दैट सॉर्ट। उनको रिमूव करने के लिए कितनी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होगी। तो इन सारी चीज़ों से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आता है, सॉर्ट ऑफ, है ना। इंडिया टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर सेज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है, ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट एक्सरसाइज मालाबार फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंडिया विल ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलियाज टैलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज है क्या, ठीक है। ये एक्सरसाइज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो कंडक्ट करता है, ये एक बाइनियर कंबाइंड ऑस्ट्रेलियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेनिंग एक्टिविटी है, जिसमें अलाइड फोर्सेस को भी ये बुला लेते हैं, जैसे अब इंडिया को बुलाया है, ठीक है। तो वैसे US और ऑस्ट्रेलिया करते हैं, बाइनियल एक्सरसाइज है। ओके, तो क्यों करते हैं, ताकि कोऑपरेटिव कॉम्बैट रेडीनेस को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे यू कैन नॉट डू अलोन, राइट, इतने सारे अब तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही सेड ड्यूरिंग अ विजिट अबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके,
Noting that Indian Ocean is central to the security and prosperity of both the countries, we have had such a stroke. Okay, तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं. Mr. Albanese referred to the inaugural Australia India. Okay, तो ये यहाँ पे क्या है? Mr. Albanese ने रेफर किया inaugural Australia India General Rawat Defense ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम को, ठीक है, विच इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया. तो ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया है, इट विल इंश्योर आवर डिफेंस पर्सनल डेवलप द फेमिलियरिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है, जिससे हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सके. तो एक दूसरे की एक्सरसाइजेज, एक दूसरी चीज़ें से पता करना, आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या साथ में कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना. और साथ ही में आपने देखा होगा कैसे मिस्टर एल्बनीज वाज प्लेइंग होली, ते सारे फ्लावर्स को एक दूसरे के ऊपर डालना एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज एवरीबडी कम्स हियर, लव्स द हॉस्पिटैलिटी दे गेट टू experience. Okay, on Wednesday, he and Mr. Modi watched a cricket match, as you very well know, the fourth and final test of the series between India and Australia. Okay, इस प्रोग्राम के पार्ट में जो अभी हमने ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम देखा, 15 member ट्राई सर्विस ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री कंटिंजेंट including 4 women officers arrived in India on March 1. On Thursday, the team visited the Army's Agra-based Shatrujit Brigade along with 15 selected Indian officers. जो होस्ट कर रहे हैं ये 15 दोनों कंट्रीज के, ठीक है, यहाँ पे मिले. Abusing someone with caste name during argument would lead to SC/ST Act case, हाई कोर्ट. तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने कहा है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, कि जब आप किसी को ऐसे किसी की कास्ट से बुलाते हैं लेकिन आपका इंटेंशन है ही नहीं उसको ह्यूमिलिएट करने का, तो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नहीं वो हो सकता. इंटेंट जो है ना, इंटेंट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे केसेस में इंटेंट देखा जाता है. ओके, मे बी वो सिर्फ रेफर कर रहा हो, फर्स्ट नाम ना यूज करके सेकंड नेम तो बहुत लोग लेते ही हैं. IBSA कैन प्ले वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग डिजिटल गवर्नेंस, सेज डिप्लो फाउंडेशन रिपोर्ट. तो देखिए एक जिनीवा बेस्ड डिप्लो फाउंडेशन जो एक बॉडी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है. उसके तहत आप IBSA जानते हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, डेवलपिंग नेशंस. ओके, जो आप जानते हैं कि इन तीनों ने ये ट्राईपार्टाइट IBSA फोरम एस्टैब्लिश किया हुआ है. ये प्ले कर सकते हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग डिजिटल गवर्नेंस. जब आप जानते हैं कि कितनी सारी डिजिटल जियो पोलिटिकल टेंशन एग्जिस्ट करती हैं और वो ईज आउट नहीं होती दिख रही. तो G20 प्रेसिडेंसी हम होल्ड कर रहे हैं, इंडिया एज द लीडर इन दिस फील्ड, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड, एक न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेटा सेट कर सकता है. यही चीज यहाँ पे लिखी है. ड्राइविंग ग्रोथ इन द IBSA इकोनॉमीज, डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्स, डिजिटल इंडिया मिशन. सी वेयर इंडिया हैज कम, हम कितना आगे आ गए हैं डिजिटाइजेशन से, रेड टेपिज्म कितना कुछ चला गया है. तो IBSA जो इकोनॉमीज है, चाहे वो इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, हमारी इकोनॉमीज को ग्रो करने में ही डिजिटाइजेशन हेल्प कर रही है. इसीलिए फाउंडेशन का ये कहना है इंडिया इज अ लीडर अमंग देम. ओके, विद अ वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी. ओके, पर ऑफ कोर्स डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ और दिक्कतें भी आती हैं. डिजिटल डिवाइड, अगर किसी के पास इंटरनेट ही नहीं है तो फिर वो कौन से डिजिटल इकोनॉमी का, उसकी प्रॉस्पेरिटी का बेनिफिशियरी बन सकता है, राइट? अगर डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है तो पैंडेमिक आया तो कितने बच्चों के स्कूल छूट गए, राइट? वैसे ही डिजिटल गवर्नेंस में भी काफ़ी दिक्कत है. तो जैसे डेटा सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट which has to be taken care of. Digital inclusion, 3 countries have spearheaded digital inclusion. आप जानते हैं जैसे भारत में कितना कितना अफोर्डेबल है डेटा पैक्स खरीदना. इट has become so accessible. ओके, साथ ही में कैसे ट्रेन किया जाए, डिजिटल लिटरेसी कितनी बढ़ गई है यहाँ पे. लीगल फ्रेमवर्क भी है डिजिटल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने का. जैसे यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, नथिंग मच योर. ओके, MOU on semiconductors will help India play bigger role in electronics supply chain. US. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एयर इंडिया वही चीज़ उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रही थी, US की जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने भारत में ही तारीफ की है जो एयर इंडिया का डिसीजन है 220 बोइंग एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर प्लेस किया है उन्होंने. इट विल क्रिएट ट्रिमेंडस नंबर ऑफ जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और फिर उन्होंने ये तो चलिए साइन हो गया सो हो गया. अब हम जो कमर्शियल डायलॉग भी देखने वाले हैं आज, इंडिया US कमर्शियल डायलॉग, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे पीयूष गोयल जी के साथ जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं. तो उससे पहले एस जयशंकर के साथ बात करते हुए बार बार
थ्रू आउट द डे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की गई, क्योंकि ऐसा है कि भारत भी आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स मिशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यूएस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री alongside China. So both are doing their part, of course their stuff in the particular field, but India has to grow a lot. Okay, तो इसीलिए यूएस ने कहा है कि we will help them out, हम क्योंकि सच में चाहते हैं कि वो एक बड़ा रोल प्ले कर सके इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में, एंड दे कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो वी विल हेल्प देम आउट इन दैट सेंस। क्या होगा वो तो कमर्शियल डायलॉग पे पता चलता है। ओके, जो हम कल डिस्कस करेंगे, शी विल ज्वाइन कॉमर्स मिनिस्टर, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे लिखी हैं। दिस ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड। अब देखिए, राइट्स ग्रुप इन यूक्रेन विंस नॉर्वेज फ्रीडम प्राइज। तो यूक्रेनियन राइट्स ग्रुप है ट्रूथ हाउंड्स। ओके, उनको क्या करते हैं, ये बेसिकली वॉर क्राइम्स इन्होंने डॉक्यूमेंट किए जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हुए हैं, तो इसीलिए उनको नॉर्वे की जो साखरोव फ्रीडम अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है ट्रूथ हाउंड को। ठीक है, द नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमिटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दैट अवार्ड्स द प्राइज कॉल्ड ट्रूथ हाउंड्स अ फोर्स। उन्होंने बोला ट्रूथ हाउंड्स एक फोर्स है टू बी रेकन्ड विद, ऑनरिंग देम फॉर देयर वर्क टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स एंड पोटेंशियल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब नेपाल ने इलेक्ट किया है रामचंद्र पॉल को एज न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अब नेपाल के केस में कोलिजन, और कोलिजन हमेशा वीक ही होती है, एक दो पार्टीज ने तो अपना सपोर्ट भी विड्रॉ कर लिया है। तो जो कोलिजन में आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड वेरी सेंसिटिव अभी तो उन्होंने एक कॉमन कैंडिडेटर जो निकाला है 8 पार्टीज अलायंस में से, नेपाली कांग्रेस एंड प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो वही उनको इलेक्ट किया गया है, रामचंद्र। ओके, नेपाली कांग्रेस वाज ऑन थर्सडे इलेक्टेड। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।